हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी के जो प्रश्न पत्र द्वितीय है, इस पर आधारित विशेष क्वेश्चंस पे इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के जो जॉइन सेक्शन में जाके आपको प्रैक्टिस सेट के यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं या हिंदी की विशेष क्लास जॉइन कर सकते हैं। तो आई होप आप ये सब कुछ करेंगे और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लगातार इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। तो बिना देरी के दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अणो वर्ण का स्थान उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, आपके पास जो उच्चारण स्थान है वो तालु, मूर्धा, वत्स या कंठ। तो कंठ, ओष्ठ, मूर्ध, ये आपके जो वो होते हैं उच्चारण स्थान होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अणो जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसमें क ख ग घ अंगों, च छ ज झ, यों, उसके बाद टौ ठौ डौ ढौ अणो। आपको पता है कि ये इस तरीके से आपके 5-5 का उच्चारण होता है। तो अगर हम अणो वर्ण के उच्चारण स्थान की बात करें दोस्तों, तो कंठ, ताल और मूर्ध। तो मूर्ध इसके अंतर्गत होता है मूर्ध। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर अपने आप को भी टेस्ट करते रहिएगा कि आप कितना स्कोर इसमें कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, आगम वे अपुराणे पंडित मान विहंति पक ऋषिफल अलि जिम वाहिरित भ्रमयंती। ये वाक्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों, जो आवे आगम वे अपुराणे पंडित मान वहंती पक सिरिफल अलि जिम वाहिरित भ्रमयंती। यहाँ पर जो वाक्य जो काव्य की पंक्तियाँ हैं किसकी हैं? ऑप्शन है सरहपा, कान्हपा या डोभिपा या कुकुरिपा। तो दोस्तों, ये जो वाक्य हैं, वाक्य पंक्तियां हैं, ये हैं कान्हपा। ठीक है, कान्हपा की ये पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहूँ किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर विला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार ऑप्शन है तुलसीदास, सुंदरदास या दादू दयाल या कबीरदास। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है कबीरदास की ये पंक्तियाँ हैं। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बिला लेख। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है कबीर दास। अगला है, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन है दोस्तों? ऑप्शन है माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या रामानंद। तो द्वैतवाद के समर्थक कौन थे? तो द्वैतवाद के समर्थक की बात करें तो वह थे दोस्तों माधवाचार्य। माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रणेता रहे हैं, उसके समर्थक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रौजतुल हकायक के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों, इसी प्रकार के थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलेंगे। नोटबुक में तैयार करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन है, रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या उस्मान। तो रौजतुल हकायक के रचयिता कौन हैं? ये हैं दोस्तों नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद दोस्तों रौजतुल हकायक के रचयिता हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन है ग्वाल कवि या राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट या सम्मन। तो इसमें जो प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना जिन्होंने की है
वो कौन है दोस्तों? वह हैं पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट ने दोस्तों प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो कौन से कवि ऐसे हैं जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है? ऑप्शन है रसनिधि, वृंद, भूपति या बेनी प्रवीण। तो किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है बेनी प्रवीण। इन्होंने दोस्तों सतसई की रचना नहीं की है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी रसनिधि, वृंद और भूपति इन्होंने सतसई की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बेनी प्रवीण एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भ्रमर दूत के रचयिता कौन है? भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सत्यनारायण कविरत्न या लाला भगवान दीन या जगन्नाथ दास रत्नाकर या राय देव प्रसाद पूर्ण। तो जो भ्रमर दूत जो रचना है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन रहे हैं? तो इनके जो भ्रमर दूत के रचनाकार जो हैं दोस्तों वह हैं सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत की रचना की है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। तो उपयुक्त वाक्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग की हैं? तो काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं कामायनी के कौन से सर्ग से ली गई हैं? ऑप्शन है वासना, काम, श्रद्धा या लज्जा। तो कामायनी को कौन सा सर्ग ऐसा है जिसके अंतर्गत ये वाक्य हैं? तो दोस्तों वह हैं श्रद्धा। ठीक है, तो श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत ये हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की रात तरंगिणी पर आधारित है? तो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है वो रात तरंगिणी पर आधारित है। तो कौन सा है? ऑप्शन है राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ या अजातशत्रु। तो राज तरंगिणी पर आधारित कौन सा है इसमें कल्हड़ द्वारा रचित? तो यह है दोस्तों विशाख। विशाख दोस्तों राज तरंगिणी पर आधारित है और ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कल्हड़ की रचयिता है की रचना है रात तरंगिणी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मोड़ मोड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मोड़ मोड़ कर देखता हूँ ये जो है किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया या कमलेश्वर। तो मोड़ मोड़ कर देखता हूँ जो आत्मकथा है दोस्तों, ये किसकी आत्मकथा है? ये है राजेंद्र यादव की। ठीक है, ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है मोड़ मोड़ कर देखता हूँ। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? मणिकर्णिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि या डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम या सूरजपाल चौहान। तो जो मणिकर्णिका के लेखक हैं वो कौन हैं? वो हैं दोस्तों तुलसीराम। तुलसीराम तुलसीराम की रचना है दोस्तों मणिकर्णिका, उनके द्वारा लिखित है ये। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप अपने नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे और अपना जो है इवैल्यूएशन ज़रूर कर रहे होंगे। और पूरा प्रयास कीजिएगा जहाँ पर कोई कठिन चीज़ लगती है उसको नोट कर लीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। फाइनल स्टेज में उस समय इतना वीडियोस देखना या नोट करना मुश्किल होता है, इसलिए आप नोटबुक में नोट करते रहिएगा और उनको जो है रिवाइज करते रहिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर या उदय शंकर भट्ट। तो महाकाल जो उपन्यास है उसके लेखक कौन हैं?
तो महाकाल नामक उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की उपन्यास है महाकाल। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कामरेड का कोड, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो कामरेड का कोट जो कहानी है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है विनोद विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन या सृजन। तो जो कामरेड का कोट नामक जो रचना है इसके इस कहानी के लेखक कौन हैं? तो वह है दोस्तों सृंजन। सृंजन की कहानी है कामरेड का कोट। ये पेपर में आया हुआ है दोस्तों, प्रवक्ता के एग्जाम में 2 बार ये हमने देख लिया है कि आया हुआ है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्रीवियस पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इसका आंसर जो सही आंसर है वो है सृंजन। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो रूप हैं रूपकों में भाण कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, या विषय से विषमोषधम, भारत दुर्दशा या नील देवी। तो इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र के इन रूपकों में से भाण कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपका विशस्य विषमोषधम। विशस्य विषमोषधम दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में भाण के तौर पे जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसमें बहुत बड़े तथ्य छुपे हुए हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या हरवंश लाल शर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है दोस्तों ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है दोस्तों कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होती है। तो सूरदास पर इन्होंने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने हिंदी के आलोचक पढ़े थे दोस्तों और हमने आपको बाद में उसमें एक्सप्लेन किया था। आलोचक वो होते हैं जो किसी भी काव्य के रचना के उसकी उदासीनता, उसकी वास्तविकता, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बताते हैं, ना कि उसमें दोषारोपण नहीं करते हैं, केवल एस्पेक्ट्स बताते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने सूरदास के जो काव्य रचनाएँ हैं उनके अलंकार और उनके जो उपमा है उसका यहाँ पर जो है बखूबी बखान किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है रस सूत्र भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो ऑप्शन है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद। तो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो भट्ट नायक के सिद्धांत का जो नाम है दोस्तों वह है भुक्तिवाद। क्या है? भुक्तिवाद जो है भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक जो है उनके सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लगातार इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए और आपको जो है एक अच्छे प्रिपरेशन के लिए आपको इसी प्रकार की क्लास की प्रैक्टिस करनी है, तो आप ज़रूर हमारे जॉइन सेक्शन में जाके प्रैक्टिस सेट को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, या हिंदी विशेष क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको लगातार हमारी क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे जॉइन सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको क्लास का लिंक देखने को मिलता रहेगा। तो आई होप आप सभी इसी प्रकार से करेंगे और साथ ही अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। नोट्स ज़रूर तैयार करिएगा, जहाँ कठिनाई आती है वहाँ नोट बनाते रहिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ऑप्शन है कुंतक, विश्वनाथ, भामह या आनंदवर्धन। तो वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों कुंतक। कुंतक दोस्तों वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य के तौर पर जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? अभिव्यंजनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है कॉलरिज, क्रोचे, टी एस इलियट या मैथ्यू अर्नल्ड। तो दोस्तों जो अभिव्यंजनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं वह हैं दोस्तों क्रोचे। क्रोचे को दोस्तों हिंदी साहित्य के अंतर्गत अभिव्यंजनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद और उनके युग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हंसराज हरबर या इंद्रनाथ मदान, नंद दुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा। तो प्रेमचंद और उनका युग जो ये रचना है इसके लेखक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को प्रेमचंद और उनका युग के लेखक के तौर पे जाना जाता है। ये रचना जो है उन्हीं की है, तो उन्हीं के द्वारा लेखन हुआ है रामविलास शर्मा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अगर हम रचना काल के दृष्टिकोण से देखें दोस्तों, ये कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें 4 रचनाकार हैं, पुष्पदंत, अधहमाण और स्वयंभू और प्रेमचंद। तो ये दोस्तों ये रचनाकार हैं, ये कवि हैं, और इनका सही क्रम कौन सा है ये हमको बताना है। तो इसका जो सही क्रम है दोस्तों वह है स्वयंभू, पुष्पदंत, अधहमाण और हेमचंद। तो ये इसका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रचना काल की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम है स्वयंभू, पुष्पदंत, अधहमाण और प्रेमचंद। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब इनमें जो कवि हैं उनके जन्म के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन दिया है बिहारी, देव, भिखारी दास, पद्माकर। देव, बिहारी, पद्माकर, भिखारी दास, ये इसके चारों ऑप्शन हैं दोस्तों, लेकिन हमें सही अनुक्रम पर सीधे जाना चाहिए। तो अगर देखें तो दोस्तों इसमें सही अनुक्रम है बिहारी, देव, भिखारी दास और पद्माकर। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम बिहारी, देव, भिखारी दास और पद्माकर। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर भी अनुक्रम की बात पूछी गई है दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन, इसमें नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल या गोपाल सिंह नेपाली। तो दोस्तों अगर इसमें बात करें तो जन्म काल की दृष्टि से इस कवियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो सही अनुक्रम है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, गोपाल सिंह नेपाली और नरेंद्र शर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 24 है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित कला काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियाँ हैं और उनका सही अनुक्रम है, तो इसमें से सारी कृतियाँ जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं। यशोधरा, द्वापर, पंचवटी और साकेत, ये सारे जो हैं काव्य कृतियाँ जो हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। लेकिन सही अनुक्रम की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, क्योंकि 300 नंबर का पेपर है, 2 पेपर होने हैं, तो ये वाले क्वेश्चन इस बार बहुत देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए अपने प्रिपरेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादा इंक्लूड करिएगा। जहाँ पर आपको कोई भी रचनाएँ वगैरह हैं तो उनके काल को भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। कालक्रम के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत दिक्कत पैदा करेंगे, इसलिए तैयारी को इसी अकॉर्डिंग रखिए। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों का जो सही अनुक्रम है वो है पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सी काव्य रचना का
जो प्रकाशन वर्ष कब है, क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन है ज़मीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, बाघ, उत्तर कबीर और अन्य कविताएँ। तो इसमें दोस्तों जो सही अनुक्रम क्या होगा? तो सही अनुक्रम की बात करें दोस्तों, प्रकाशन की दृष्टि से काव्य संग्रह का जो सही अनुक्रम है, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अभी बिल्कुल अभी पहला है, फिर ज़मीन पक रही है, फिर है उत्तर कबीर और चौथा है अन्य कविताएँ, उसके बाद बाघ। ठीक है दोस्तों, ये हैं जो इनका सही अनुक्रम है, अभी बिल्कुल अभी और ज़मीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएँ, उसके बाद है बाघ। तो ये जो है प्रकाशन के दृष्टिकोण से इसका सही अनुक्रम है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इन्हीं 25 क्वेश्चंस को रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे को स्टडी करेंगे। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के लिए आप ज्वाइन सेक्शन में जाके हमारे ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत आसान सी मेंबरशिप है 89 की, कोई ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं है। और अगर आपको हिंदी की विशेष क्लास चाहिए तो 199 में आप विशेष क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डिटेल क्लासेज भी मिलेंगी और साथ ही प्रैक्टिस सेट की क्लास भी देखने को मिलेगी। और बाकी अगर प्रैक्टिस सेट की क्लास आप केवल पढ़ना चाहते हैं तो 89 में आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और लगातार आपको जो है इसी प्रकार की क्लासेस की वीडियो हमको हमारी ओर से देखने को मिलती रहेंगी। इन्हें ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, आपके काव्य शास्त्र का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हिंदी की अच्छी बेहतरीन क्लास आपकी प्रिपेयर हो जाएगी और नोट्स तैयार करते रहिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।